चलो चुप रहो। चलो आज तुम लोगों का क्या स्टार्ट हो रहा है बुआ साहब? फिजिक्स। ठीक है, पहला चैप्टर का नाम बताओ तो क्या है फिजिक्स का? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, क्लास 10th का पहला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, समझना बढ़िया से। तो फिजिक्स से स्टार्ट हो रहा है तो थोड़ा फिजिक्स का क्या समझते हैं, इंट्रोडक्शन थोड़ा समझते हैं कि फिजिक्स क्या होता है। विज्ञान का एक भाग है ये, बताओ तो। विज्ञान का एक भाग ही है ना फिजिक्स। तो चलो थोड़ा फिजिक्स का इंट्रोडक्शन, परिचय के बारे में समझ लेते हैं। फिजिक्स किसका भाग है एक बताओ तो? साइंस का एक भाग है। साइंस का एक क्या है? साइंस को हिंदी में क्या कहते हैं बताओ तो? विज्ञान कहते हैं। यानी विज्ञान का मतलब क्या होता है बताओ तो? जानना। हम कहे विज्ञान का मतलब क्या होता है? जानना। कोई भी चीज़ तुम जान रहा है साइंस में ही पढ़ना है। कोई भी चीज़ तुम जान रहे हो कि हाँ एक गाड़ी कैसे आगे की ओर बढ़ रही है, तुम कैसे चल रहे हो, ये सब विज्ञान का ही पार्ट है। यानी विज्ञान मतलब जानना। कोई भी चीज़ कुछ जानते हो उसको हम साइंस में ही पढ़ते हैं। जैसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? टू नो। ध्यान में रहेगा क्या कहते हैं इसको? टू नो। यानी कुछ भी चीज़ तुम जानते हो, नए चीज़ कुछ भी चीज़ क्या कर रहे हो, जानते हो, नॉलेज होता है, वो सब क्या है? विज्ञान है। वो सब विज्ञान के ही अंतर्गत आता है। अब कहें कि विज्ञान जो है, ये जो विज्ञान ये कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो 2 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? बताओ तो 2 शब्द है कौन? हाँ, बी प्लस क्या? ज्ञान। बी प्लस ज्ञान। अब बी का मतलब क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है? तब बी का मतलब होता है विशेष। बी का मतलब विशेष होता है, और ज्ञान का मतलब ज्ञानी होता है। तो कहने का क्या मतलब हो गया कि किसी भी क्षेत्र के विशेष ज्ञान को क्या कहते हैं? याद रखना, हम पूछेंगे विज्ञान क्या है तो नॉर्मल बता सकते हो कि किसी भी क्षेत्र को ले लो, कोई भी क्षेत्र हो, उसमें जो विशेष ज्ञान होता है उसी को क्या बोलते हैं? विज्ञान। आया समझ में? किसी भी क्षेत्र का विशेष ज्ञान क्या कहलाएगा? कोई भी क्षेत्र, कोई भी सेक्टर ले लो, केमिस्ट्री का क्षेत्र सेक्टर ले लो, बायोलॉजी का सेक्टर में चल जाओ, फिजिक्स के सेक्टर में चल जाओ, भूगोल के कुछ भी चीज़ के सेक्टर में चले जाओ, उसमें जो विशेष तुमको क्या मिलेगा? ज्ञान मिलेगा। उससे क्या कहते हैं? विज्ञान। एक 9th क्लास में विज्ञान का परिभाषा भी जाना है कि विज्ञान क्या है। तो विज्ञान क्रमबद्ध तरीका, ही पढ़ा था ना कि क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त किए गए ज्ञान को ही क्या कहते हैं? विज्ञान। तो वो भी है। ठीक है, तो चलो समझते हैं। अब इस विज्ञान यानी साइंस को कितने भागों में बांटा गया है? ये तो तुमको पिछला क्लास में हम पढ़ाई किए हुए हैं कि सिलेबस में कि कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। क्या है बताओ तो? पहला फिजिक्स, दूसरा क्या है, और तीसरा क्या है? बायोलॉजी। ध्यान में रहेगा। बताओ तो साइंस के कितने भाग है? 3 भाग है। बताओ तो कौन कौन? यही हमको पढ़ना है। बताओ तो आज कौन सा क्लास स्टार्ट हो रहा है, फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी? बोलना तुम सब भी, ठीक है? पीछे से बोलना सब। बताओ तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आज कौन क्लास स्टार्ट है? फिजिक्स पढ़ाएंगे। बताओ फिजिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? भौतिकी कहते हैं। क्या बोलते हैं? भौतिकी। चलो अब समझते हैं कि फिजिक्स यानी भौतिकी क्या है। ठीक है, अब जो भौतिकी पढ़ने वाले हैं तो पहले तो ये जानो कि फिजिक्स होता क्या है। ठीक है, हमको पहले क्या समझना है कि फिजिक्स होता क्या है, भौतिकी क्या है। तो चलो समझते हैं कि भौतिकी जो है ना वो ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से बना है। याद रहेगा। बताओ तो भौतिकी जो है किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। क्या बताना? ग्रीक भाषा का शब्द। ग्रीक कहाँ का है बताओ तो? यूनान का है। यूनान एक देश है। ठीक है, तो बताओ ग्रीक भाषा का ये क्या है? शब्द है जो यूनान का है। ये फ्यूसिस शब्द से बना हुआ है। किस शब्द से? अगर पूछेंगे फिजिक्स किस शब्द से बना है, किस भाषा का शब्द है? चलो बहुत बढ़िया। तो फ्यूसिस का अर्थ क्या होता है बताओ तो? प्रकृति। फ्यूसिस का अर्थ क्या होता है?
प्रकृति। बताना कि अगर हम पूछेंगे कि फिजिक्स जो है किस भाषा का शब्द है, तो ग्रीक भाषा का शब्द है, और किस शब्द से बना है, फ्यूसिस शब्द से बना है। अगर पूछे कि फ्यूसिस का अर्थ क्या होता है, तो कहना फ्यूसिस का अर्थ होता है प्रकृति, मतलब नेचर। मतलब क्या, नेचर। ठीक है, समझ में आया, समझ में आ गया। एक बार बताओ तो फिजिक्स क्या है, तो फिजिक्स किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। किस शब्द से बना है, फ्यूसिस शब्द से। फ्यूसिस का अर्थ क्या होता है, प्रकृति। ठीक है, अब है विज्ञान की मुख्य 2 शाखाएं हैं। देखो विज्ञान के ऐसे 3 शाखाएं ऊपर पढ़ा है, लेकिन मेनली रूप से क्या भाग में बांटा गया है, यानी मुख्य रूप से कितने शाखाओं में बांटा गया है, 2 शाखाओं में। पहला का नाम क्या है, भौतिकी, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिजिक्स कहते हैं। और दूसरा क्या है, जीव विज्ञान, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, बायोलॉजी बोलते हैं। समझ में आ गया। अब समझते हैं कि जो फिजिक्स है इसका संबंध किससे है, इसका रिलेशन किससे है। तो जितना फिजिक्स में पढ़ोगे उसका संबंध जो है ना निर्जीव पदार्थों से है। किस पदार्थों से, निर्जीव पदार्थों से। और जीव विज्ञान का जो संबंध है बायोलॉजी का, उसका संबंध किससे है, सजीव पदार्थों से। किससे, सजीव पदार्थों से। समझ में आ गया। अब आगे समझते हैं, अर्थात इसका क्या मतलब हुआ, यानी फिजिक्स कहने का मतलब हुआ कि इसका संबंध निर्जीव पदार्थों से। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का संबंध किससे, तो सजीव पदार्थों से। अर्थात क्या, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, अर्थात क्या, तो फिजिक्स में हम ज़्यादातर जो पढ़ेंगे ना, वो प्रकृति से संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी ज़्यादातर अगर हमको देखेंगे फिजिक्स में, वो प्रकृति से, किससे, प्रकृति से, इस नेचर से संबंधित जो भी घटना घटेगी उसी के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, मतलब स्टडी करेंगे। तो समझ में आ गया। बताओ तो फिजिक्स में ज़्यादातर हम किससे संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, तब प्रकृति से संबंधित घटनाओं के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब बताइए, पूछे कि बताइए कि फिजिक्स का फादर कौन है। ठीक है ना, FOP मतलब फादर ऑफ फिजिक्स। कहे का मतलब हुआ कि फादर ऑफ फिजिक्स कौन है, तो न्यूटन है। और भी साइंटिस्ट वर्क किया है, ठीक ना, एक न्यूटन ही नहीं है, और भी वर्क किया, लेकिन फादर ऑफ फिजिक्स किसे कहा गया, न्यूटन। अब चलिए, हमको तो पढ़ना है एग्ज़ाम से भी। बताओ तो एग्ज़ाम जो है बिहार बोर्ड में तुम सबको कैसे कैसे पूछता है, इसका सिलेबस तो हम बता चुके हैं, वही है यहाँ पर हम लिख दिए हैं कि एग्ज़ाम के व्यू से थोड़ा समझिए कि फिजिक्स जो आप पढ़ने चले हैं, ये फिजिक्स में ऑब्जेक्टिव भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, और क्या आता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। तो ऑब्जेक्टिव जो है उसकी संख्या लगभग कितना है, आपको 27 नंबर आपको अकेले ये देगा फिजिक्स में, ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, और शॉर्ट कितना रहता है, 8, बनाना कितना है, 4, और लॉन्ग कितना रहता है, 2 रहता है। कितना रहता है, 2, जिसमें से बनाना कितना है, और एक क्वेश्चन का अंक कितना नंबर। पता है ना कि साइंस में जो पढ़ते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसमें तीनों में जो होता है, इसमें जो हर सब 5-5 अंक का है, लेकिन एक फिजिक्स ही है जो कितना नंबर का होता है, जो लॉन्ग में 6 नंबर का आता है। तो बताओ कुल मिलाकर कितना नंबर फिजिक्स से ला सकते हो। इससे 41 प्लस भी हो सकता है, कुछ कम भी रहता है, लेकिन अप्रोक्स में जो है लगभग तुमको 41 क्वेश्चन मिलेगा। तो अकेले अगर फिजिक्स का बुक पढ़ रहे हो तो पूरा साइंस में 3 वो पेपर के रहेगा, उसमें फिजिक्स में रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा, बायोलॉजी रहेगा। अकेले तुमको फिजिक्स कितना नंबर देगा, 41 नंबर देगा। समझ में आ गया। तो ये भी क्लियर हो गया, क्लियर हुआ ये सब चीज़। बताओ तो फिजिक्स में शॉर्ट क्वेश्चन कितना रहता है, 8, बनाना कितना है, एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, 2 नंबर का। चलो बढ़िया। अब चलो, अब तुम लोगों को तो पता है कि हमको कितना चैप्टर पढ़ना है, हमको बताओ तो। 6 चैप्टर पढ़ना है। बढ़िया, कितना चैप्टर, एक बार बोलो तो 6 चैप्टर का नाम। ठीक है, बहुत अच्छा। अब इसमें से जो तुम बोले हो कि पहला चैप्टर क्या है, तब प्रकाश का परावर्तन। तो चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अब तुम लोगों का क्लास स्टार्ट हो गया। ये फिजिक्स का थोड़ा इंट्रोडक्शन था, यहाँ पर थोड़ा एग्जाम का व्यू बता दिए थे कि फिजिक्स से कैसे क्वेश्चन आता है। अब यहाँ से चैप्टर स्टार्ट हुआ। बढ़िया से एक एक बात को समझना
एक भी बात अगर तुम्हारे दिमाग से नहीं समझ में आ रहा है तो तुमको ऑब्जेक्टिव खराब हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव कोई स्पेशल अलग से नहीं पढ़ना होता है, सब तुम्हारे इसी में से रहेगा। हर एक थ्योरी को तुम बढ़िया से पढ़ोगे, हर थ्योरी को तुम एक एक करके तुम बढ़िया से समझोगे, तुमको ऑब्जेक्टिव रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई अलग से पढ़ना नहीं है, सब इसी से बनेगा। तुम देखना, हम तुम सबसे टॉपिक पढ़ा के उससे कुछ कुछ टेस्ट क्वेश्चन पूछेंगे, देखना तुमको अगर जवाब दे दिया तो समझो तुम हर एक चीज़ समझ रहे हो। ठीक है, पूरा फुल दिमाग लगाकर समझना इसको। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पढ़ने किससे चले हैं, भौतिकी को न पढ़ने चले हैं। ये भौतिकी क्या है, पहले ये समझेंगे कि भौतिकी क्या है, फिजिक्स क्या है। तो हम ऊपर ही बताए थे कि मैं ज़्यादातर प्रकृति से संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो चलो इसमें हम थोड़ा डिफिनीशन 2 नंबर लाइक बना देते हैं। क्या है कि भौतिकी क्या है, तो क्या बोलेंगे कि यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है। क्या बोलेंगे कि यह विज्ञान की, हाँ, यह विज्ञान की क्या है, एक ऐसी शाखा है। बताओ, फिजिक्स विज्ञान का ही अनेक पार्ट है, तो विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग, क्या बोलेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति में होने वाली प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। बताओ, प्रकृति में ना हम किसकी घटनाओं को पढ़ने चलेंगे, इस प्रकृति में घटने वाली जो भी, कौन घटना, प्राकृतिक घटना। याद रखना, अपने वाली घटना नहीं, कौन वाली घटना पढ़ने चलेंगे, प्राकृतिक से, यानी प्रकृति से जो होने वाली घटना होती है उसी के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। बताओ, इस समझ में आया परिभाषा। क्या बोलेंगे कि यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति में होने वाली प्राकृतिक घटनाओं के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, भौतिकी कहते हैं। अब तुम सब बोलो तो, क्या है भौतिकी, क्या है, बता दिया, सही है, समझ में आ गया ना। क्या इसमें कोई दिक्कत है कहीं भी, बहुत अच्छा से समझ में आ गया। इसमें बताओ तो किस घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, हाँ, प्राकृतिक घटनाओं के बारे में क्या करते हैं। अब बताओ, प्रकृति में कौन कौन घटना घटता है, तो जैसे मौसम का बदलना, जैसे क्या है, मौसम का बदलना। बताओ, मौसम का बदलना मानव ने बदलता है इसको, इसने प्रकृति में ऐसा चीज़ घटना घटता है। फिर बादलों का बनना, इसमें प्रकृति में होता है। फिर वर्षा का होना, यह सब प्रकृति में घटना घटती है। चांद तथा सूर्य ग्रहण, यह क्या मनुष्य लगाने जाता है, ये सब प्रकृति में होने वाली घटना है। तो इसी को क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। समझ में आ गया, भौतिकी कहते हैं। तो बताइए, भौतिकी की बात पूरा बढ़िया से समझ में आ गया। अब चलो समझते हैं, चैप्टर का नाम क्या है बताओ तो, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का क्या, परावर्तन, इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें प्रकाश का परावर्तन, तो पहले प्रकाश ना समझेंगे कि प्रकाश क्या होता है, तब ना उसका परावर्तन करने चलेंगे। परावर्तन का मतलब क्या होता है, कहीं पर टक्कर खा के और उसको वापस लौट जाना। परावर्तन यानी उसी पर पढ़ के और उसी से लौट जाना है, उसे वो क्या कहते हैं, परावर्तन। तो हम सबसे पहले किसके बारे में समझेंगे, ये प्रकाश क्या होता है, इसके बारे में हम बढ़िया से क्या करेंगे, समझेंगे। तो चलो, ये प्रकाश क्या है, पहला बात क्या है इसमें कि प्रकाश क्या है। प्रकाश, व्हाट इज लाइट, यानी लाइट क्या होता है, लाइट क्या है बताओ तो। अगर हम तुमको कहें, थोड़ा समझना प्रकाश के बारे में, हम कोई भी चीज़ अगर देखते हैं, आज तुम अभी हमको सामने देख रहे हो, चाहे हम तुमको देख रहे हैं, ये रीज़न क्या है देखने का, प्रकाश ही है। अगर प्रकाश ना होता तो हम कोई भी चीज़ को देख पाते, कोई भी वस्तु को देख पाते। जैसे कि रात में तुम कोई भी सामान खोजने जाओगे, हम तुमको कहेंगे जाओ टेबल पर ये सामान रखा हुआ है रात में, ठीक है। चाहे तुम्हारे घर में मम्मी कहेगी जाओ टेबल पर सामान रखा हुआ है और वो अंधेरा हो चुका है रूम, उसमें कोई सामान दिख नहीं रहा है, और कहेंगे जाओ सामान लेके आओ, तो क्या लेके चल आएगा, समझ में आएगा कि टेबल पर कौन सामान किधर रखा हुआ है, नहीं समझ में आएगा। और जैसे ही हम कहेंगे कि जैसे ही बत्ती जलाओ उस रूम में के क्या चलाओ, बत्ती जलाओ, तो तुमको वो वस्तु क्या करेगा, दिख जाएगा और झट से उठा कर ले आएगा। इसका क्या रीज़न है
कि पहले तुम नहीं उठा के लाया वो वस्तु को, अब तुम उठा के ले आया। इसका क्या मतलब है कि हम प्रकाश की उपस्थिति में उस वस्तु को क्या कर लिए, देख लिए। क्या हमारे आँख में प्रकाश है? नहीं। ये नहीं सोचना कि हमारे आँख में प्रकाश है। हमारा आँख जो है उस प्रकाश की उपस्थिति में देखने का काम करता है। जैसे अभी है, अब यहीं पर रात में हम क्लास चलाएंगे, तुमको लाइट उठ नहीं रहेगा, कुछ दिखेगा बोर्ड पर के लिखा हुआ। अब जैसे ही अभी लाइट जल रहा है तो तुमको हर चीज़ क्या कर रहा है, दिख रहा है। इसका क्या मतलब है, कोई भी चीज़ हम देखते हैं तो प्रकाश की उपस्थिति में देखते हैं। तो प्रकाश क्या है, तब प्रकाश वह कारक है, कैसे बोलेंगे परिभाषा कि हाँ, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को क्या करते हैं। अभी बोले हैं ना कि वस्तु के उठा के लाओ, रूम अंधकार है भेले, तो कहीं मिला नहीं मिला। और जैसे ही हम उसमें लाइट जलाए, तुमने लाइट जलाया और उस वस्तु को देख के ले आया, तो इसका मतलब क्या है कि प्रकाश वह कारक है, यानी प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से, यानी प्रकाश की सहायता से ही हम कोई वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं। अभी बताओ, इस बोर्ड पर के लिखा हुआ सब दिख रहा है, दिख रहा है ना, ये सब चीज़ लिखा हुआ दिख रहा है, किसकी रीजन से दिख रहा है। और जैसे ही प्रकाश बंद कर देंगे तो दिखेगा नहीं दिखेगा। समझ में आ गया। प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है, यानी बाहरी भौतिक कारक है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की क्या होती है, कोई भी चीज़ का तुम अनुभूति करते हो तो किसकी वजह से देखने की अनुभूति करते हो, प्रकाश की अनुभूति। अब तुम ही को बताओ, आँख है तुम्हारा सबका, अब प्रकाश न रहेगा तो ये आँख का कोई रीजन है, प्रकाश ही नहीं रहेगा तो तुम आँख से देख पाओगे, नहीं देख पाओगे। दिन में कैसे सब चीज़ इसकी देख लेते हो, क्योंकि दिन में सूर्य उग जाता है, तो सूर्य उगने के बाद तुमको पूरा चीज़, पूरा ये वस्तु, पूरा जो अंधकार रहता है उजाला हो जाता है, तो तुम उस वस्तु को क्या करते हो। और जैसे ही रात होता है, अंधकार होता है, तो वो वस्तु तुमको नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश नहीं है। तो कोई भी वस्तु तभी दिखता है जब प्रकाश रहता है। इसीलिए कहेंगे कि प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जिससे हमें बस किसी वस्तु को देखने की क्या होती है, अनुभूति होती है। क्या ये बात समझ में आ गया, आया कि नहीं आ गया। हम इसमें कई गो परिभाषा दिए हैं, जो तुमको इच्छा है वो तुम याद करके रख लो, जो तुमको समझ में आ रहा है वो तुम याद करके इसमें हमेशा रख ले रहना, ठीक है। समझ में आया इतना। अब हम पूछेंगे कि प्रकाश तुमको एनर्जी देता है कि नहीं। जैसे कि तुम रात में सोए हो, सवेरे जब उठते हो, मॉर्निंग में उठते हो, जैसे ही सूर्य का प्रकाश आता है, जैसे ही मॉर्निंग में तुम उठते हो तो एक फ्रेशनेस से लेकर उठते हो। इससे क्या है तुम्हारे अंदर में कि वो प्रकाश हमको एनर्जी का भी काम करता है, वो ऊर्जा भी देता है। वो हमको क्या देता है, ऊर्जा भी देता है। तो प्रकाश ऊर्जा का एक क्या है, रूप है, हमको एक एनर्जी देता है, बहुत सारे ऊर्जा देता है। बताओ, यही है सूर्य के प्रकाश बहुत सारे एनर्जी दे रहा है। तो प्रकाश एक ऊर्जा का क्या है, रूप है, ये हमको ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है, जिसकी सहायता से, अब बताओ, यही सूर्य के प्रकाश से हमको विटामिन डी भी मिलता है, जिससे अगर मॉर्निंग के प्रकाश को हमको अगर शरीर पर ऑब्जर्व करते हैं तो काफ़ी हमको फ़ायदा है। विटामिन डी मिलता है, जिससे हड्डियाँ क्या होती है, मजबूत होती है। तो प्रकाश एक ऊर्जा का भी क्या है, रूप है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, हर चीज़ में प्रकाश के वजह से ही क्या करेगा, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ दिखेगा। बिना प्रकाश के कुछ चीज़ दिख सकता है नहीं। अब प्रकाश क्या है, तो एक प्रकार का ऊर्जा है जो हमारे आँखों को देखने की क्षमता देता है। बताओ, सीधे डायरेक्ट आँख तभी तुमको कोई भी वस्तु को देख पाएगा जब क्या रहेगा, प्रकाश रहेगा। जब क्या रहेगा, तब प्रकाश, तभी प्रकाश है, तभी किसी वस्तु को क्या कर रहे हो, देख पा रहे हो। तो क्या समझ में आया प्रकाश। हम कई गो परिभाषा, 4 गो परिभाषा दिए, जो भी तुमको समझ में आए। ऐसा तो नहीं है कि इसमें से कोई एक को समझ में आया, सारा का सारा समझ में आया। जो तुम्हारा इच्छा है वो तुमको अगर एग्जाम में पूछे तो तुम इसका जवाब दे देना, ठीक है। समझ में आ गया। बताओ तो, अगर हम पूछे प्रकाश क्या है तो क्या जवाब दोगे। कोई परिभाषा तुमको मन है तो बोल दो, जे तुमको इच्छा है, अपने से भी मन है तो बोल दो। बताओ प्रकाश क्या है, बताओ। हाँ, चलो यही सही है। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तुओं को देखते हैं। चाहे यहाँ बोलना, प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है, जो हमारे आँखों को देखने की क्षमता देता है। नहीं तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। नहीं तो प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है। बुक में यही परिभाषा लिखा हुआ है कि प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की क्या होती है, अनुभूति होती है। तो क्या ये बात समझ में आया, प्रकाश समझ में आ गया। अब प्रकाश जो होता है, इसका कुछ गुण भी होता है।
बहुत सारे गुण हैं, एक गुण नहीं बहुत सारे गुण हैं। जो भी गुण है हम उसको एक पॉइंट में तुमको हम दिखा रहे हैं और समझा रहे हैं। समझना, इससे तुमको क्या होगा कि हर एक बात प्रकाश के बारे में समझ में आ जाएगा। तो हमने एक टॉपिक बनाया है प्रकाश के क्या गुण। तो प्रकाश के गुण को समझते हैं, प्रकाश के गुण है क्या। ठीक है, तो प्रकाश जो होता है सदैव किस रेखा में गमन करती है बताओ तो। कभी भी प्रकाश ऐसा हुआ है जो जैसे कि यही बना हुआ है, उधर से प्रकाश आएगा ऐसे ऐसे घूम के तुम्हारे इधर जाएगा, कभी ऐसा हो सकता है? नहीं। प्रकाश एकदम सीधी रेखा में, उसके सामने कोई अपारदर्शी वस्तु रख जाए तो उसको घूम के राउंडिंग मार के तुम्हारे अंदर में नहीं आएगा। ऐसे कभी होता है? नहीं होता है। सामने आ गया, खड़ा हो गया, अपारदर्शी वस्तु है, वहाँ पर छाया बनेगा, क्या उससे घूम के आ सकता है? नहीं आ सकता है। प्रकाश का पहला गुण यही है कि हमेशा किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में। इसी को हम क्या बोलते हैं? सरल रेखा में। तो एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन गया कि प्रकाश किस रेखा में गमन करती है। आता भी है एग्जाम में कि प्रकाश किस रेखा में गमन करती है। सदैव, ऑलवेज टू ऑलवेज, हमेशा। ये नहीं कि कहना कि कोई ऐसा भी रीजन होता है जहाँ प्रकाश घूमता है, कोई ऐसा रीजन नहीं जहाँ पर प्रकाश घूमेगा। वो हमेशा, ऑलवेज टू ऑलवेज, सदैव किस रेखा में गमन करेगा? सीधी रेखा में। कभी भी वो क्या घूमने, क्या वो कभी भी घूम के इधर उधर, जैसे रोड बना हुआ है ऐसे ऐसे घूम के जाती है प्रकाश? कभी नहीं वैसा होता है। हमेशा किस रेखा में? कभी मत भूलना कि यहाँ प्रकाश कभी घूम के भी हमारे रूम में आया है, ये में से घूम के उस रूम में चल गया है। अभी ऐसा होता है? कभी नहीं होता है। प्रकाश हमेशा किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में। प्रकाश हमें दिखाई नहीं देती है, ये भी याद रखना। तुम सब कहता है प्रकाश तो देख रहे हैं सर जी, पूरा उजाला हो चुका है। नहीं भाई, प्रकाश नहीं दिखाई दे रहा है, इसकी उपस्थिति में कोई वस्तु तुमको दिख रहा है समझ में। प्रकाश हमें दिखाई नहीं देती है, परंतु हम किसी भी वस्तु को उसकी सहायता से क्या करते हैं? वस्तु को उसकी सहायता से क्या करते हैं? यानी प्रकाश को हम कभी नहीं देख पाते, हमारे आँख के पास उतना क्षमता नहीं है कि हम प्रकाश को क्या करें? देख ले। तो बताओ हमको, पहले ये बताओ कि प्रकाश हमें दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता, परंतु किसी भी वस्तु की उसकी सहायता से हम क्या करते हैं? अभी यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है, क्यों दिख रहा है? प्रकाश की उपस्थिति में। नहीं कि तू प्रकाश को देखने आया। प्रकाश को देख पा रहा है? नहीं, प्रकाश की उपस्थिति में इसको देख ली। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि प्रकाश की गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। याद रखना, प्रकाश को गमन करने के लिए, प्रकाश एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए उसे किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ तक कि वह निर्वात से होकर भी क्या कर जाती है? अब निर्वात समझते हो? क्या है निर्वात बताओ तो? वायु रहित स्थान, जहाँ वायु ही नहीं है, जहाँ हवा ही नहीं है। अब अंतरिक्ष में हवा है तो वहाँ प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगा कि सबसे कम होगा? यह बात याद रखना। जहाँ हवा नहीं है वहाँ तो प्रकाश और अधिक से चलता है। आया समझ में? तो निर्वात का मतलब समझ में आया? वायु रहित स्थान को क्या बोलते हैं? निर्वात कहते हैं। जहाँ वायु ही नहीं है उसको क्या कहेंगे? तो हम पूछेंगे कि बताओ प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है? कहना कि इसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है, वो किसी भी माध्यम से गुजर जाती है। पानी से गुजर जाती है, यस, सफ़ेद स्वच्छ पानी है तो उससे तुम्हारा प्रकाश गुजर जाएगी। हवा से, जहाँ हवा ना है वहाँ से वो तो सबसे ज़्यादा गुजरती है। तो याद रखना, प्रकाश किस गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यहाँ तक कि वह निर्वात से भी होकर क्या करती है? गुजर जाती है। समझ में आया? पूछेंगे निर्वात, तुमको समझ में आना चाहिए निर्वात क्या है सर। तो निर्वात का मतलब होता है वायु रहित स्थान को क्या कहते हैं? वायु रहित स्थान को क्या कहते हैं? यानी कि निर्वात जो होता है जहाँ वायु ही नहीं है उसे हम क्या कहेंगे? निर्वात। जहाँ वायु ही ना हो उसे क्या कहते हैं? निर्वात। समझ में आ गया? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। हम बताओ, जब डिफिनीशन बता रहे थे तो बताए थे प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है, ये एनर्जी है। हमको प्रकाश आती है तो शरीर में एक एनर्जी पैदा करता है। ठीक है, ये एक एनर्जी है। कैसा कैसा एनर्जी है चलो हम समझाएंगे। तब प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। ध्यान रखना, प्रकाश तरंग के रूप में विद्युत चुंबकीय तरंग एवं अनुप्रस्थ तरंग है। देखो, प्रकाश तरंग के रूप में भी चलती है। याद रखना, प्रकाश किसके रूप में चलती है? तरंग के रूप में भी चलती है। अब तरंग के रूप में जो चलती है वो तरंग बताओ तो कौन कौन है?
तो विद्युत चुंबकीय तरंग एवं क्या है, अनुप्रस्थ तरंग। ई ऑब्जेक्टिव में पूछता है, 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ भी बन गया। जस्ट हम बताते चलेंगे जोड़े जोड़े कि कहाँ कहाँ ये जो है ना ऑब्जेक्टिव बन रहा है, जे पर तुम फोकस कर देना बढ़िया से, ठीक है। तो बताओ, एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी बन सकता है कि प्रकाश को गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता होती है, तो कहना किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ भी बनेगा कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है, तो कहना एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। ये भी क्वेश्चन बनेगा ऑब्जेक्टिव में, प्रकाश तरंग के रूप में क्या है, तो बताओ विद्युत चुंबकीय तरंग। तो तुमको पढ़ते थ्योरी पढ़ते पढ़ते तुम्हारा ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होते जा रहा है। तो यही बोले थे, थ्योरी बढ़िया से पढ़ लोगे, ऑब्जेक्टिव तुम्हारा बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से पढ़ना, हर एक ऑब्जेक्टिव क्लियर। बताओ तो प्रकाश तरंग के रूप में क्या है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग एवं एक और तरंग है जिसका नाम क्या है, अनुप्रस्थ तरंग। अब तुमको मन में आया होगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग मतलब क्या। तो देखो, ये जो स्ट्रेट लाइन की ओर चलता है इसको अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। जो ये ऊपर खबर चलता है, जैसे तुमसे हॉस्पिटल में देखा होगा, उसमें रहता है डेस्कटॉप रखा हुआ रहता है, उसके ऊपर ना रहता है डेस्कटॉप, उस पर ऐसे 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 चलते रहता है ना, और रुक जाता है तो कहता है मनुष्य मर गया, हो जाता है ना, टी करने लगता है मनुष्य मर गया। तो वो भी एक प्रकाशे का है, वो तरंग के रूप में काम कर रहा है, वो भी प्रकाशे है। अब तुम मोबाइल भी चलाते हो तो ऊपर अक्षर जो दिख रहा है वो क्या है, और वो प्रकाशे ना, अंदर से प्रकाश न रहता तो वो अक्षर दिखता नहीं दिखता। तो समझ में आ रहा है ना। मोबाइल भी चलाते हो, उसमें जो देखते हो ये गैलरी फाइल है, ये तुम्हारा व्हाट्सएप है, ये तुम्हारा फेसबुक है, ये इंस्टाग्राम है, ये चीज़ है, वो जो दिख रहा है ऊपर के अक्षर दिख रहा है वो सब क्या है, उसके अंदर प्रकाश है। तो ये प्रकाश जो होता है तरंग के रूप में काम करता है। तो हम कहेंगे कि अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है, तो जो स्ट्रेट सीधे चलते रहता है कौन तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। और जो ऊपर नीचे ऐसे ऐसे चलते रहता है ये कौन तरंग है, बताओ तो, अनुदैर्ध्य तरंग है। कौन तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है। समझ में आ गया। तो बताओ, एक ऑब्जेक्टिव बनेगा प्रकाश तरंग के रूप में क्या है, तब विद्युत चुंबकीय तरंग और नहीं तो अनुप्रस्थ तरंग, दोनों में से कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा। तो एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो समझ में आया। अब बताओ, सूर्य के भी तो प्रकाशे न है, उसमें भी सूर्य में भी क्या है, प्रकाशे है। तो सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। बताओ, ये तो उसी समय बताए थे, बताए है ना कि सूर्य के प्रकाश जो हमारे शरीर पर, मॉर्निंग का प्रकाश हमारे लिए बहुत लाभदायक है। इतना ध्यान रखना, मॉर्निंग के प्रकाश हमारे शरीर पर पड़ता है तो काफ़ी हमारा शरीर ऊर्जावान हो जाता है। और मेरा शरीर में क्या लाभदायक है, तो मेरा जो भी हड्डी है वो मेरा मजबूत होता है। तो मॉर्निंग का प्रकाश लेना चाहिए, तो इससे विटामिन डी प्राप्त होता है समझ में। सूर्य के प्रकाश, जब सूर्य के प्रकाश की बात किए हैं तो थोड़ा बता देते हैं। ये ऐसे तुमको यह नॉलेज पहले से ही होगा, 7-8 क्लास से ही नॉलेज होगा तुमको कि सूर्य का जो प्रकाश होता है वो जो ऊपर होता है और पृथ्वी तक आने में यानी पहुंचने में कितना मिनट लगाता है, 8 मिनट 16 सेकेंड लगाता है। बताओ कितना लगाता है, 8 मिनट 16 सेकेंड। कभी कभी देखा जाता है तो 8 मिनट कितना होता है, 20 सेकेंड भी हो जाता है। तो इसी के ऑपरेक्स में आगे पीछे सेकेंड की बात है तो या तो 16 नहीं तो क्या होता है 20 सेकेंड लगता है। बस मिनट तो वही है 8 मिनट, वो सेकेंड थोड़ा मोड़ा आगे पीछे हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना, सूर्य के प्रकाश इस पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकेंड नहीं तो कितना, 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। तो समझ में आया, इतना बात आ गया सबको समझ में। चलो, समझ में जब आ गया तो हम आगे बढ़े। चलो ठीक है, कहीं भी दिक्कत होगा तो पूछ लेना कि सर ये बात समझ में नहीं आ रहा, हमको बताइए, ठीक है, तो पूछ लेना। अब बताओ, प्रकाश जो होता है सूक्ष्म कण के रूप में बताओ तो क्या है, फोटान है। सूक्ष्म कण, प्रकाश के सूक्ष्म कण जो होता है ना, प्रकाश का सूक्ष्म जो तुमको आँख से भी नहीं दिखता है। सूक्ष्म का मतलब होता है जो हमारी खुली आँख से नहीं देखते हैं, इसको हम सूक्ष्म कहते हैं। उसमें कुछ लगाना पड़ता है, मशीन यंत्र लगाना पड़ता है। तो प्रकाश जो सूक्ष्म कण के रूप में अगर हम तुमसे पूछे तो क्या जवाब देना, फोटान जवाब देना। क्या जवाब देना, फोटान। प्रकाश के गति का पता, प्रकाश तो एक स्पीड में दौड़ती है, एक स्पीड में चलती है। इस गति का जो पता लगाने वाला है, वो पता लगाने वाला सबसे पहले अगर वैज्ञानिक है तो वो कौन है, ओलाउस रोमर ने लगाया था। ओलाउस रोमर ने लगाया था। पूछेंगे प्रकाश के गति का पता सबसे पहले किसने लगाया, बताओ तो, प्रकाश की गति का पता सबसे पहले किसने लगाया, ठीक ना, सब गोटा जवाब देना, ठीक ना। अब बताओ, प्रकाश सूक्ष्म कण के रूप में क्या है,
फोटान है। सूक्ष्म कण के रूप में क्या है? फोटान। याद रहेगा। बताओ तो प्रकाश तरंग के रूप में भी वर्क करता है। कौन कौन तरंग है बताओ तो? हाँ, विद्युत चुंबकीय तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त में होता है? विटामिन डी प्राप्त होता है। चलो बढ़िया से हर एक बात समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़े। चलो ठीक है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ? हम बोले थे ना कि वायु रहित स्थान को ही निर्वात कहते हैं। प्रकाश जो है किसी भी माध्यम से गुजर जाती है, यहाँ तक कि वो निर्वात से भी गुजरती है। और निर्वात का मतलब क्या होता है? जहाँ वायु ना है, और जहाँ वायु न है वहाँ तो और स्पीड से प्रकाश गुजरती है। समझ में आ रहा है ना? उसी को कहते हैं निर्वात। तो निर्वात में प्रकाश की चाल समझते हैं अभी कितना है। चाल मतलब स्पीड, उस कितना स्पीड से दौड़ती है। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? तो एक ऑब्जेक्टिव यहाँ भी बनेगा कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? निर्वात में होती है। ठीक है। अब निर्वात में होती है तो कितना होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। 1 सेकेंड में कितना मीटर दौड़ती है? तो 3 × 10⁸। एक मतलब क्या हुआ कि 10 को 8 बार गुना करो, जो वैल्यू आएगा सामने उसमें फिर 3 से क्या करना? गुना कर देना। जो वैल्यू आएगा 1 सेकेंड में उतना मीटर वो क्या करती है? दौड़ती है। तो बताओ कितना बड़ा अंक आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अर्थात तुमको एग्जाम में कैसे पूछेगा यहाँ पर क्लियर लिख दिए कि प्रकाश की चाल या वेग कितना होता है बताओ तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। या कभी कभी तुमको ये प्रति हटा देगा ना, तो प्रति हटाने का मतलब होता है बटा के नीचे। तो बटा का नीचे है सेकेंड, तो वो जब हट जाएगा तो पता है ना बटा के ऊपर जाएगा तो माइनस का चिन्ह लेके, और एक बार है सेकेंड तो 1 लिख देंगे, और 2 बार सेकेंड रहता है तो क्या लिखते? 2 लिखते। यानी सेकेंड के स्क्वायर रहता तो यहाँ 2 लिखा था। यहाँ 1 सेकेंड है, 1 ही बार है तो यहाँ क्या लिखाया? 1। प्रति का चिन्ह हटा तो क्या हो गया? माइनस का चिन्ह लग गया। आगे समझ में? तो कभी कभी ऑप्शन में ऐसा ना दिखेगा तो देखना ये तो नहीं है, तो ये सेम वही है 3 × 10⁸ मीटर। ये जो है इसको ऐसे ही बोलेंगे, मीटर प्रति सेकेंड ही बोलेंगे इसको भी। ठीक है, लड़का इसको हिज्जे करके पढ़ता है मीटर सेकेंड के पावर -1। तो तुमको वो भी ठीक है, अपने हिसाब से तो पढ़ रहा है, लेकिन ओरिजिनल ये है मीटर प्रति सेकेंड, यही लिखा हुआ है। आगे समझ में? अब बताओ, अगर हम कहें कि किलोमीटर में बताइए, आप मीटर में बता रहे हैं, थोड़ा किलोमीटर में बताइए, तो किलोमीटर में जाएंगे तो थोड़ा वैल्यू कम ना जाएगा? तो कितना हो जाएगा? तो 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। बताओ 1 सेकेंड में कितना किलोमीटर चलती है? तो 10 को 5 बार गुना करो, जो वैल्यू आएगा उसमें फिर 3 से मल्टीप्लाई करो, जितना आएगा। यानी कि 10 को 5 बार करेंगे तो 1 लाख इधर हो गया, और इधर 3, तो कितना लाख हो गया? 3 लाख। यानी 1 सेकेंड में एक खाली टिक किया, होता है ना टिक 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 ऐसे चलते रहता है। 1 सेकेंड यानी 1 टिक मारा तो कितना लाख वो प्रकाश दौड़ गया। आप थोड़ा कहेंगे 1 सेकेंड में तुम चलो तो 1 डेंग चलोगे। 1 सेकेंड में तुम कितना डेंग चल पाओगे? 1 डेंग चल पाओगे। लेकिन प्रकाश 1 सेकेंड में कितना लाख गमन कर गया? 3 लाख किलोमीटर वो गमन कर गया खाली 1 टिक पर। आ गया समझ में? तो 1 सेकेंड में कितना बताओ तो लाख किलोमीटर? तो 3 लाख किलोमीटर। समझ में आ गया? आगे बताइए करेंगे, यहाँ पर हम प्रूफ किए हैं। अब है आगे कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है। हाँ, ये बात हमेशा याद रखना कि प्रकाश को गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आखिर सब माध्यम में जा रही तो सब माध्यम में एक ही थोड़ी होगा चाल, उसका सबका क्या होगा? अलग अलग होगा। तो यही बात है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है? अलग अलग होती है। तो चलिए अलग अलग होती है तो कैसे बताएंगे? तो प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? निर्वात में। इसके बाद कहाँ होती है? हवा में थोड़ा सा की अंतर होता है, सिर्फ थोड़ा सा। इसलिए हवा में भी कहीं कहीं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड भी लिखा रहेगा। जो लिखा लगा वायु में प्रकाश की चाल, तब वायु का मतलब क्या होता है? हवा ही ना होता है। तो थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन लिखते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड ही। समझ में आया? ये कन्फ्यूजन नहीं करना कि सर अलग अलग है तो थोड़ा अलग होना चाहिए, लेकिन नहीं, बुक में दिखाता है सेम ही चीज़ दिखा, थोड़ा सा ही सिर्फ अंतर है, इतना ध्यान रखना। तो निर्वात में प्रकाश की चाल सामने बता दिए, या वायु में प्रकाश की चाल इतना ही है। ठीक है, किलोमीटर में पूछेगा तो यहाँ ध्यान रखना, किलोमीटर में पूछेगा तो कितना बताएंगे? 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो बताओ प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? तो ये ऑब्जेक्टिव बन गया। उसके बाद कहाँ? हवा में। इसके बाद कहाँ? जल में। और जल के बाद फिर कहाँ? कोई अन्य चीज़ में प्रकाश की चाल को ले लो। आया समझ में?
तो चलो अब हम इसकी चाल बताते हैं। प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? फिर बताओ, ध्वनि समझते हो? ध्वनि, ध्वनि का मतलब होता है तुम जो हम अभी बोल रहे हैं, ये मेरी आवाज़ जो है क्या है? ध्वनि है। तो ये आवाज़ सबसे ज़्यादा किस में दिखाई सुनाई देगा और सबसे कम किस में सुनाई देगा? ये हमको समझना है। तो चलिए इसको रीजन से समझते हैं। तब पदार्थ की अवस्था से समझते हैं। तब पदार्थ की बताओ कितनी अवस्था है? 3 अवस्था है। पदार्थ की कितनी अवस्था है? 3 अवस्था है। 3 अवस्था बताओ। ऐसे पदार्थ की कितना अवस्था है? 5 अवस्था है, ठीक है। लेकिन हम मेन रूप से कितनी अवस्था को समझते हैं? 3 अवस्था को। पहली अवस्था बताओ तो ठोस, दूसरी अवस्था और तीसरी अवस्था गैस। पहली अवस्था बताओ तो, दूसरी और तीसरी क्या है? गैस। तो चलो हम समझते हैं इसको कि ठोस, द्रव, गैस में प्रकाश की गति समझते हैं कि सबसे ज़्यादा कहाँ होती है और सबसे कम कहाँ होती है। तब प्रकाश की गति सबसे अधिक होती है किस में? गैस में होती है। उसके बाद कहाँ होती है? और उसके बाद ठोस में होती है। समझ में आ गया? सबसे अधिक प्रकाश की गति कहाँ होती है? गैस में। गैस वाली भाग में सबसे अधिक गति होती है। उसके बाद किस में? द्रव में। उसके बाद कहाँ? ठोस में। बस इसी के अपोजिट उल्टा होता है ध्वनि। इसी के अपोजिट उल्टा किस में आ जाएगा? ध्वनि। तो अब ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? ठोस में। ठोस वाले भाग को एकदम टकरा हुआ बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है। इसके बाद द्रव में थोड़ा मोड़ा हलचल दिखाई देगा, आवाज़ आएगा थोड़ा मोड़ा। और उसके बाद सबसे कम कहाँ होती है? गैस में होता है। सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? सबसे ज़्यादा गैस में होती है। अरे सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? ठोस में। सबसे कम कहाँ होती है? गैस में। बताओ तो प्रकाश की गति सबसे ज़्यादा कहाँ होती है और ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? पूछेंगे प्रकाश की गति सबसे ज़्यादा सबसे कम कहाँ होती है? ठोस में। और ध्वनि की गति सबसे कम कहाँ होती है? तो एक दूसरे को उल्टा है कि नहीं? उल्टा है। और कॉमन क्या है बताओ तो दोनों में? द्रव। तो बताओ, ये हम तुमको इसलिए बताया क्योंकि इससे ये तुमको समझ में आ जाएगा कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक गैस में होती है और सबसे कम कहाँ होती है? ठोस में। और ध्वनि की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? ठोस में होती है और सबसे कम कहाँ होती है? गैस में। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ? गैस में। और उसके बाद कहाँ? द्रव में। और उसके सबसे कम अगर होती है तो कहाँ होती है? ठोस में होती है। समझ में आ गया? अब है प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल के एकदम क्या है? विपरीत है। तो दो यहाँ देख लो, है कि नहीं? प्रकाश की चाल या गति सबसे अधिक गैस में होती है और ध्वनि की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? तो एक दूसरे के एकदम क्या है? ये विपरीत होती है। क्योंकि चाल सबसे तेज कहाँ होती है बताओ तो? प्रकाश में। और ध्वनि में कहाँ? प्रकाश में होगा रे। प्रकाश में सबसे ज़्यादा गति की कहाँ होगी? गैस में। और ध्वनि की सबसे ज़्यादा गति कहाँ होगी? ठोस में होगी। अब बताओ, अब तुमको हम यहाँ पर बता रहे हैं, यहाँ से दूरी जो पृथ्वी से लेकर सूर्य का दूरी हम लगभग तुमको बताते हैं कितना होता है एक मैथ्स के रूप में, ठीक है। लगभग तुमको भी सोचता होगा कि सर यहाँ बताए हैं आपकी 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है प्रकाश को आने में, तो कितना दूरी है जो इतना लग रहा है? तो चलो आज बताते हैं। प्रकाश की चाल सबसे पहले बताओ कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। समय कितना लग रहा है? 8 मिनट 16 सेकेंड। तब बताओ, चाल पता चल चुका है प्रकाश का इतना स्पीड है, ठीक है। समझना ध्यान से, चाल पता चल चुका है कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब हमको क्या पता करना है? समय। तो समय कितना लगता है सूर्य के प्रकाश को नीचे आने में? तो 8 मिनट 20 सेकेंड। तो कुल मिलाकर इसको गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? अब 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है? 60 सेकेंड। तो यहाँ 8 मिनट है। 1 मिनट में कितना सेकेंड? यहाँ कितना मिनट है? तो उतना से तुम गुना करेगा। अब 20 सेकेंड से गुना करेगा तो कुल मिलाकर कितना आ जाएगा? 500 सेकेंड, ठीक है। कितना आ जाएगा? तब बताओ, ये हुआ 8 मिनट 20 सेकेंड। अब यहाँ पर हम इसको 1 मिनट में कितना सेकेंड? 60 सेकेंड। और 60 सेकेंड में 8 से गुना करो उतना, और 20 सेकेंड गुना करोगे तो कितना सेकेंड आ जाएगा? 500 सेकेंड। अब हमको क्या है यहाँ बताओ तो? दूरी। दूरी क्या है? क्योंकि हमको दूरी पता करना है। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? चाल गुने समय। अब बताओ, तुमको यहाँ सेकेंड निकालने का रीज़न क्या है? क्यों सेकेंड में निकाल के रखे? क्योंकि तुम्हारा मान यहाँ देखो सेकेंड में है, चाल भी कथी में है? सबको एक रंग करने के बाद सही आंसर होता है। ये नहीं कि कोई रहेगा मीटर में होगा रहना, किलोमीटर में बनवाइत रहना, ऐसे नहीं करना। सबको यूनिट एक रंग करना। तो दूरी बराबर चाल गुने समय। तो 3 × 10⁸ हो गया चाल, और गुने कितना? समय कितना? 15
500 कितना है 500। तो अब क्या करना, 5 तिहाई 15, तो 1500। तो यहाँ पर देखना करना क्या है कि गुना करना। कैसे गुना करना समझो। यहाँ पर 5 तिहाई 15, यहाँ पर देखो गुना कर रहे हैं 5 तिहाई 15 गुने यहाँ 10 के पावर कितना है, यानी ये 10 पर कै गो जीरो है, 8 गो जीरो। अरे यहाँ पर 10 के पावर 8 गो हुआ, यानी 10 को कै बार लिखेंगे, यानी 1 पर कै गो जीरो है 8 गो, 1 पर कै गो जीरो। अब फिर इधर 2 गो जीरो और बढ़ गया, तो कितना हुआ। तब बताओ 10 के पावर 10 नहीं हो गया, हो गया। पहले क्या किया, 5 में 3 से गुना कर दिया तो क्या हो गया। यहाँ 10 के पावर कितना है, यानी 1 पर कै गो जीरो, इधर भी 2 गो जीरो था ना, तो कितना हो गया 8 2 10। तो 10 के पावर कितना कर दिए 10। अब यहाँ पर आ गया समझ में। अब क्या किए कि 10 को कै बार आप गुना करेंगे, 10 बार। और में कितना से मल्टीप्लाई होगा, तो कितना आ जाएगा। तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। तो कितना करोड़ हो गया, 15 करोड़। 15 करोड़ कैसे आया, समझ में आ गया। यानी कहने का मतलब आप पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी है कितना करोड़ किलोमीटर है, 15 करोड़ किलोमीटर यहाँ से लेकर सूर्य की दूरी। ये नहीं कहना कि सर इतने हैं, नहीं, लगभग में ही बताए हैं। ये तुमको किसने बताए हैं, लगभग में बताए हैं। लगभग में तुमको क्या है 15 करोड़। अब बताओ 20 सेकंड से बनाएगा तो चेंज हो जाए, अति 16 सेकंड से बनाएगा तो चेंज नहीं हो जाएगा, तो थोड़ा मोड़ा होगा। तो ये लगभग में कितना करोड़ किलोमीटर है अपना यहाँ पृथ्वी से सूर्य की दूरी, 15 करोड़ किलोमीटर। समझ में आया कैसे कैसे निकाले हैं, समझ में आ गया। अब चलो बताओ, तो प्रकाश समझ में आया। अब तुमको मन में ये आ रहा है कि प्रकाश आता कहाँ से। प्रकाश का क्या स्रोत, यानी सोर्स ऑफ लाइट, यानी सोर्सेस ऑफ लाइट। ये टॉपिक ध्यान रखना, पूछा गया है 2 नंबर में कि प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं, परिभाषित करें, चाहे प्रकाश का स्रोत को परिभाषित करें। तो सुनो, प्रकाश का स्रोत क्या है, तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु से, अब ये लाइट जल रहा है, ये जल रहा है लाइट, ये जल रहा है, इस वस्तु सबसे क्या निकल रहा है, इसी को क्या बोलेंगे, प्रकाश का स्रोत। यानी जिस वस्तु से प्रकाश निकल गया उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का स्रोत। तो जिस वस्तु से क्या निकलता है, प्रकाश निकलता है, उसे प्रकाश का क्या कहते हैं, स्रोत। तो बताओ किस किस वस्तु से तुम प्रकाश निकलते हुए देखा है, बल्ब से निकलते हुए देखा है, अभी बल्ब जल रहा है। उसके बाद सूर्य, तारे, लालटेन, जलती हुई क्या मोमबत्ती इत्यादि। कुछ प्रकाश के स्रोत प्राकृतिक और कुछ क्या है मानव निर्मित। अर्थात प्रकाश का स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, एक क्या होगा प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत और एक होगा मानव निर्मित प्रकाश का स्रोत।